श्री सरस्वती माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर, नवा थोराड़ा, राजकोट। धोरण 9, विषय हिंदी, पाठ 12, रानी। लेखक महादेवी वर्मा, भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज आपणे धोरण 9 में पाठ 12 विषय हिंदी में आज पाठ 12 रानी नो अभ्यास है ए करीशुं। रानी ए एक अश्व मीन्स घोड़ीनु नाम है, बराबर। तो सौप्रथम आपणे थोड़ो लेखिका छे एनो परिचय छे प्राप्त करिए। तो रानी पाठना लेखिका छे महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुम को नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपावर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रीतम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इन 4 लेखक कवियों, इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाना गया, तो निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, और महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई है। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में आए हुए फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई है। मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल भी रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी यानी कि कवित्री की बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ पाठ के टूंक सार की बात करें तो यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निकी और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है कि यह नेवला, यह कुत्ती और वह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छल पड़ता है। नेवला एटले नोळियो अने कुत्ती, बराबर, एटले कुतरी, एटले निक्की अने रोजी। निक्की ए नेवलानुं नाम छे अने रोजी ए कुतरीनुं नाम छे। हवे आपणे थोड़ो पाठनी अंदर बात करिए, समझिए। तो रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। यहाँ पर लिखा है रियासत होने के कारण। तो रियासत એટલે કે દેશી રજવાડા જે કહીએ આપણે, બરાબર, એને रियासत કહીએ। इंदौરમાં घोड़ाનું आधिक्य એટલે प्रभुत्व वैधु। इनके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को
छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गद्धों जिसकी जाति के संबंध में रामा छे नौकर छे हमारे ज्ञान वर्धन किया એટલે જ્ઞાન આપ્યું એમ એટલે કે ગધા જેવા ઘોડાઓ આવે ને એને ટટ્ટુઓ કહીએ सफ़ेद गद्धों बराबर पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। रामो जे नौकर छे એ મહાદેવીને જ્યારે વાર્તા કહેતો ત્યારે કહેતો કે રાજા છે પહેલાંના જમાનામાં કોઈ અપરાધી હોય તો એને ગધેડા ઉપર બેસાડી અને ફેરવે અને એ રીતે એને દંડ આપતા। इन्हें गद्धों पर बिठाकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गद्धे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया था क्योंकि वह वाहन नहीं है। विदेश में एक गधेड़ा पर बेसवू ए वाहन तरीके मान्य नहीं, ए मात्र दंडित है। जे लोकोने दंड मळे जेने कोई गुनो कर्यो होय एने दंडना अर्थमां एने बेसाडवामां आवे छे। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र एटले के एक पत्र लखीने दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़ों पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमने बाबूजी को कहा। महादेवी जी ने बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मेठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है जिस पर बैठकर तो सजा दी जाती है। ऐसा मैंने बाबूजी को बोल दिया। स्मृति पत्र का मतलब होता है याद दिलाना, बराबर। स्मृति पत्र का अर्थ होता है याद दिलाना અને એક આધિક્ય अधिकता ने जिज्ञासा એટલે जानने की इच्छा हो, ऐसा उसका मतलब होता है। और आगे हम देखें तो पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रास्त्र स्त्रोत्र रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। चॉकलेट कलर एक कथाई कलरનું एक ગધેડથી મોટું ઘોડું છે એ બરામદે એટલે ઓસરી આગળના ભાગમાં બંધાઈ ગયું એટલે કે આવી ગયું। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बना ही नहीं था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइस रखा गया। साइस का मतलब होता है घोड़े की देखभाल करने वाला, कोई नौकर क्यों के जो क्यों एक स्पेशल मानस है एना माटे राख्यो, एने साइज किए छे। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित हुए और आतंकित हुए। आतंकित એટલે ભયભીત, એનાથી डरे पण छे। आतंकित भी हुए, प्रभावित એટલે प्रसन्न पण हुआ। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी जिसमें हमें रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी
कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। रुष्ट એટલે એક પ્રકારનો ક્રોધ, બરાબર, રિસાવું, બરાબર। हाँ, આગળ જોઈએ। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने से ज्ञात हुआ, એટલે જાણવા મળ્યું कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कुल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा એટલે कथाओं सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सद्य हो गए हैं। उनके प्रति बड़े सद्य हो गए हैं એટલે કે એનાથી અમે ખૂબ ટેવાઈ ગયા હતા। આગળ જોઈએ। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। पिघल जाना मतलब ओगड़ी जाओ, बराबर। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में वसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाना એટલે લપસી જાવી। खड़े छोटे कानों, ऊभा कान के बीच में माथे पर झूलता अयाल એટલે घोड़े के गर्दन पर जे बाल એને આપણે કેશવાળી કહીએ, બરાબર। अयाल का गुच्छा એટલે આખો ग्रोथ वाળનો, बड़ी काली स्वच्छ आंखें उसका वर्णन करते हैं और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने એટલે नाक, नथुने એટલે नाक, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओंठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। लोहा चबाना એટલે લોખંડની જે લગામ હોય ને મોઢામાં, એ ચબાના એટલે સતત ચાવે છે, બરાબર। આગળ ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक એટલે કે पीठ पौड़ी, चौड़ाई એટલે पौड़ी है, सुडोल मजबूत पैर और सघन पूछ એટલે કે घाटू पूछड़ू जो मक्खियों को उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती हैं એટલે કે मोरछल એટલે मोरनी पूछ से बना हुआ झाड़ू, मोरना पीछाથી બનાવેલું एक प्रकारનું ઝાડુ, એની જેમ એ માખીઓ ઉડાડવા માટે સતત આમથી આમ ફેરવા કરે છે પૂંછડું। हाँ, उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल એટલે लांबा समय के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। स्याही એટલે શાહી थी, अदृश्य એટલે कोई अदृश्य गुप्त, अग्निનો તાપથી જેમ સામે તાદૃશ થાય, प्रत्यक्ष થાય। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रोजी कुतरी, निक्की એ પેલું નોળિયું છે, બરાબર, એની જેમ અમે પણ એને અમારા રૂમમાં રાખે जो ये नानी होत तो। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। अराजकता का कार्यालय बन गया। क्षत विक्षत मोढू एक एवो शब्द आवतो तो, क्षत विक्षत એટલે ઘાયલ, લોખંડની
लगाम होवा छतां पण मोढुं घायल लागतुं नहोतुं। बराबर एवुं थाय। बराबर एनो अर्थ। बरामदा घोड़ो बांध अस्तबल एटले घोड़ाओ बांधवा माटेनुं जे स्थळ होय ने अस्तबल कहे। बराबर। बरामदा एटले ओसरी घोड़े बांधने के लिए तो बना ही नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कोई आते तक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। तो दीवारनी अंदर अलमारी एटले एक कबाट हतो। बराबर। ए कबाटनी अंदर अमारा बधा ज रमकड़ाओ छे ए पण ए कबाटनी अंदर ज त्यां बरामदेनी अंदर रहता हता। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटक कर हिनहिनाने लगती है। बाद में तो उसके साथ ऐसी मित्रता कर ली, उसके हिंदी में बिस्कुट किए, बिस्कुट। बराबर। बिस्किट खवड़ावे अने एनी साथे मिठाई खवड़ावे अने एनी साथे मैत्री कर लीधी। पछी तो आ लोको नाना नाना भूलकाओने न जोई तो ए पग पछाड़े छे अने हळहळाटी करे छे। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। घुड़सवारी एटले घोड़ेसवारी नो कार्यक्रम शुरू थयो और बहन के लिए सामान्य छोटी सी सुंदर जीन खरीदी गई। जीन एटले घोड़ा ऊपर बेसवा माटेनो जे सीटिंग होय ने एने जीन किए। और भाई के लिए चमड़े के घेर वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। ऐसी जीन भाई के लिए बनवाई। बाहर से चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते थे, एटले के रानी ना पीठ ऊपर हमें बेचता था और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती। अस्तबल में रानी की गर्दन पर झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष नहीं होता था। स्टूल एटले एक प्रकारनो नानो एवो टेबल होय ने एना ऊपर चढ़ीने पछी रानी ऊपर बेसी जाए। अतः मैं एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब के सो जाने पर हम रानी को खोल कर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। एक दिन घर में कोई नहीं था, सब सो रहे थे। तब रानी को बाहर निकाला और अकेले में बैठकर सवारी करना चाहते थे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध होता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार ही होते हैं। निक्की रानी की पूंछ में झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार अपनी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूरासन पर आसीन हो, ऐसे हम बैठ जाते थे।